आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि, क्योंकि जो कृषि है ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका केंद्र बिंदु है। जितना भी जो सिस्टम है वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि देश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और अन्य जो संसाधन हैं उनका हम इष्टतम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृषि पर मुख्यतम क्या रहते हैं, आधारित रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देश के अंदर पॉपुलेशन के भरण पोषण के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया इतना इंडिया में नहीं है, तो प्रारंभ से ही भारत क्या रहा है, कृषि एक क्षेत्र रहा है। तो मोस्टली पॉपुलेशन किससे जुड़ी है, भारत की कृषि से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, तो भारत में कृषि का मुख्य कारण ये भी है कि एक तो मानसून जो है यहाँ काफ़ी प्रभावी रहती है, दूसरा यहाँ पर नदी के जो घाटियाँ हैं उनके अंदर डेल्टा जो क्षेत्र है वहाँ पर मोस्टली क्या होती है, वही गहन कृषि की जाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा हो और भूमि कृषिगत भूमि कम हो तो वहाँ पर गहन खेती की जाती है। कुछ एक पार्ट इसके अपवाद है जहाँ पर गहन खेती नहीं की जाती, लेकिन जिन क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज़्यादा है और कृषिगत भूमि है वहाँ पर क्या करते हैं भाई, कृषि ज़्यादा की जाती है। ठीक है ना, तो भारत की अगर बात करें तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है दुनिया के अंदर, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टेरिटरी और क्वार्टनरी और क्वाइनरी, 5 तरह की प्राथमिक ये क्रियाएं पाई जाती है। उन क्रियाओं से प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले मानव ने सबसे पहले जो कार्य शुरू किया वो प्राथमिक एक्टिविटी कहलाती है। उसमें सबसे पहले मानव क्या करता है, उसने संग्रहण का कार्य किया, गैदरिंग का कार्य किया। गैदरिंग के बाद प्राग ऐतिहासिक काल की बातें हैं, उसके बाद में हमारा यहाँ पर शुरू होता है आखेटिंग का कार्य शुरू होता है, हंटिंग का कार्य, हंटिंग के बाद फिशरीज करता है, मत्स्य पालन करता है, मत्स्य पालन के बाद वो स्थायी जैसी मकान बनाने शुरू करता है, स्थायी बस्तियाँ बसाने शुरू करता है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो क्या हो गया, उन क्षेत्रों के अंदर नदी घाटियों में मानव ने बसना शुरू किया और साथ में कृषि शुरू की। और कृषि के साथ साथ फिर क्या शुरू हो गया, मिश्रित कृषि शुरू हो गई है। मिश्रित कृषि से अभिप्राय जिन क्षेत्रों के अंदर कृषि के साथ साथ क्या करते हैं, वो पशुपालन जो करते हैं वो क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अगर भारत की लगभग बात करें तो लगभग 55% जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अभी किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित है। भारत की लगभग 55% जो पॉपुलेशन है वो किस पे, कृषि पर आधारित होती है भाई। और भारतीय जो कृषि है वो किससे प्रभावित है, स्थलाकृति से, जल प्रबंधन से, जल की उपलब्धता से और वहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है उस पर आधारित है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है और उनमें अलग ही प्रकार की खेतीबाड़ी यहाँ की जाती है। ठीक है ना, कृषि की जाती है। तो अगर बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग बोलना इसको 51% भूमि पर कृषि का कार्य होता है भाई। टोटल एग्रीकल्चर जो एरिया है वो कितना है, टोटल जो पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें सिर्फ ओनली 51% जो पार्ट क्या है, एग्रीकल्चर में शामिल है। और कितने परसेंट जनसंख्या यहाँ पर लागू इसमें लगी हुई है, 55%। 55% पॉपुलेशन है, 55 जो है हमारे पास क्षेत्र आता है कृषि के अंतर्गत। और इसमें 4% जो भूभाग है वो किस में आता है भाई, कृषि के लिए क्षेत्र हमारे पास कितना चला गया, 51%। 4% यहाँ पर चारागाह है, चारागाह वो भूमि होती है जिनके अंदर पशुचारण किया जाता है। ठीक है ना, और 24% भूमि भारत की ऐसी है जिसके अंदर क्या है भाई, बंजर है, वो न तो खेती के लिए उपयुक्त है और न ही उसके अंदर किसी प्रकार की कोई पशुचारण खेतीबाड़ी कुछ नहीं किया जाता, ये प्योर ही क्या है, बंजर भूमि है। और 21% भूभाग के ऊपर क्या पाए जाते हैं भाई, वन पाए जाते हैं। 21% वन, झाड़ियाँ, छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, वन हैं और संघन वन है, सारे कितने पार्ट पे आते हैं, 21% पे। 51% कृषि है, 4% चारागाह है और हमारे पास 24% बंजर भूमि है और 21% क्षेत्र के ऊपर वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर जीडीपी की बात करें तो जैसे ही देश आज़ाद होता है 1947 के बाद और 1951 तक, 1947 से लेके 1951 तक अगर हम देखें तो भारत के अंदर लगभग
क्या था जीडीपी रेट अगर बात करें तो कितनी थी भारत की भाई, 53% जो हमारी आय थी कहाँ से आती थी, कृषि से आती थी। और 2016-17 के अगर आंकड़े देखें हम भारत के, 1990 के अंदर ये घट करके 1990 के अंदर घट करके 30% हो गया, लगभग 30% हो गई है। और अब 2017-18 के आंकड़े अगर देखते हैं तो घट कर कितनी हो गई है हमारी, 21% के लगभग हो गई है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अदर जो वर्क है वो बढ़ता जा रहा है, कृषि का क्षेत्र घटता जा रहा है। क्योंकि भारत का लगभग जो एरिया है ना, लगभग 20 लाख हेक्टेयर जो भूमि है अब तक भारत की आज़ादी के बाद किसके अंदर आ गई है, उद्योगों के अंदर और शहरीकरण के अंदर आ गई है। इससे देश की कृषि का बहुत ह्रास हुआ है। ये बात नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो लैंड डिक्रीज हुआ है, भूमि उतनी ही है, लेकिन उसका जो उपयोग था वो क्या कर दिया है, उसमें बदलाव आ गया है। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो 5, और आज़ादी के बाद देश में देखते हैं तो केवल 2% परिवर्तन हुआ था। आज़ादी के बाद भारत में कृषि का जो पैटर्न था उसमें 2% बदलाव आया उत्पादन में। आज़ादी के बाद 2% आया था। और 1960 के अंदर जैसे ही हमारे पास हरित क्रांति शुरू होती है, 1960 के दशक में आती है, दशक मतलब 1966-67 में, तो वहाँ पर कितना गुना कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, हरित क्रांति की वजह से 5 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, जहाँ पर 15 से 16 जो उत्पादन था वो बढ़ करके 40 से 45 हो गया है, 60 तक चला गया है। ठीक है, और पर हेक्टेयर की बात करें तो भारत के अंदर वही कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। 20 लाख हेक्टेयर भूमि कहाँ चली गई हमारी। उत्पादन बढ़ाना क्यों आवश्यक हुआ, क्योंकि भूमि का उपयोग किसमें कर दिया है, नगरीकरण और औद्योगिकरण के अंदर चला गया है। इसलिए क्या बढ़ गया भाई, भूमि की जो संसाधन थे उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान जो शुरू किया गया था कब, 16 जुलाई 1929 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जिससे क्या हुआ, भूमि का जो उपजाऊपन उसको बरकरार रखने के लिए, जो कृषि के संसाधन हैं उनको बनाए रखने के लिए, और जो उत्पादकता है, बीजों की जो उत्पादकता है उसको बरकरार रखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि भूमि के संसाधन है उसको हम क्या कर सकें, संरक्षित कर सकें, और कृषि का जो क्षेत्र है उसको बरकरार रख सकें, ताकि वो भारतीय जो खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है ना। तो कृषि भूमि सुधार शुरू किए गए थे, लैंड रिफॉर्म शुरू किया गया भारत के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद 1949 में देखते हैं तो भूमि सुधार कानून लेके आया गया। इसमें एक हद बंद भूमि होती है भाई, एक जिन लोगों के पास ज़मीन की अधिकता थी उन लोगों से क्या कर दिया गया, उनकी एक सीमित भूमि, एक क्षेत्र उनको दिया गया, और बाकी जो भूमि तो किसको दे देगी, ऐसे व्यक्तियों को दे देगी जिनके पास भूमि नहीं थी, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। उसके बाद चकबंदी आती है, सरकारी कृषि इसके अंदर शामिल की जाती है कि चकबंदी की गई जिन क्षेत्रों में, ये केवल कुछ ही पार्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरे देश में चकबंदी की गई थी। ज़मीन का चकबंदी करना, ज़मीन लोगों के नाम कर दी गई ताकि वो उसके अंदर उत्पादन कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके, ये चकबंदी का काम था। एक भूदान आंदोलन आया था भाई 1951 के अंदर, और ये किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने शुरू किया था। उसमें क्या था, लोगों ने भूमि दान की, गांव-गांव गए, घर घर गए, लोगों से मिले, जो उसमें जमींदार जो लोग थे जिनके पास ज़्यादा भूमि होती थी, और उन लोगों से भूमि की मांग की गई। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बहुत से लोगों ने देश के समर्पण के लिए, लोगों के लिए क्या किया, भूमि दान कर दी थी। लेकिन ये क्या था, एक वर्बल, लोगों से सिर्फ बातचीत की गई थी और उन्होंने अपनी भूमि दान कर दी थी। लेकिन आज तक भी वो भूमि क्या थी भाई, लोगों को नहीं दी गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो पार्ट है यहाँ पर लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन भूमि दान में दे दी गई है, लेकिन भूमि आज तक भी क्या है, वो लोगों के पास नहीं आई है। कुछ लोगों के पास गई लेकिन आज तक नहीं आई है, क्योंकि वो क्या था, वो कोई एक्ट नहीं था, वो सिर्फ वर्बल एक कॉन्सेप्ट था, बातचीत का एक वो था उसमें। तो भैया बातचीत से लोगों ने भूमि दान कर दी, लेकिन वो लोगों तक पहुंची नहीं है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी वहाँ तक नहीं हो पाई है अब तक। तो भारत की अगर कृषि की बात करें तो भारत में मुख्य 3 फसलें उगाई जाती है भाई। कौन कौन सी,
रबी की फसलें, दूसरी खरीफ की फसलें और जायद फसल। तो रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती है? जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती है? इसको याद करने का एक आसान तरीका है। यहाँ कितने वर्ड आते हैं रबी में? 2 वर्ड आते हैं। जिन फसलों के अंदर 2 वर्ड आएंगे वो सारी की सारी फसलें किसकी? हमारी रबी फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, जौ हो गया है, और उसके बाद क्या आता है? चना, और क्या आता है? केवल 1-2 फसल ऐसी है जिसमें 3 वर्ड मिलेंगे, बाकी मोस्टली फसलें कैसी है? सारी की सारी किसमें 2 वर्ड जिस फसल के अंदर आएंगे वो सारी हमारी गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, और आलू इसके अंदर आता है भाई, रबी के अंदर आता है आलू भी, ठीक है। और तीसरी हमारी कौन सी हो गई? दूसरी कौन सी है? खरीफ फसलें। जिन फसलों के अंदर 3 वर्ड का यूज़ किया जाता है, 3 या 3 से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करेंगे, वो कौन सी फसल हो जाएगी? हमारी खरीफ की फसलें हो जाएंगी। इनके अंदर जो फसलें आती है वो आती है भाई, चावल आती है, जवार आती है, बाजरा है। जैसे चावल आ गया, 3 वर्ड है, जवार है, कपास है, तिलहन, मूंगफली भी इसी के अंदर आती है, मूंगफली, उड़द भी इसी के अंदर आता है, और बाजरा, ठीक है। और तो ये जो जिसके अंदर 3 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी फसलें होगी? हमारी खरीफ की फसलें हैं। जिनमें 2 वर्ड आ गए वो कौन सी? गेहूं की फसलें। इसमें भी 1-2 अपवाद है, इसमें भी 1-2 अपवाद है भी। एक गन्ना किस में बोया जाता है? गन्ना तो आप एक 365 दिन के लिए बोया जाता है, ठीक है, लेकिन वो बोया रबी में जाता है। गन्ना 2 में आता है ना, बोया तो इसमें जाता है, लेकिन काटा वो खरीफ की फसलों के साथ जाता है, ठीक है। और तीसरी फसलें कौन सी हमारी? जायद की फसलें हैं, जिसके अंदर हम क्या आता है? जितनी भी हमारी सब्जी आती है, और जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सारे के सारे किस्में आगे हैं, जिसके लिए कम समय की ज़रूरत होती है। ये रबी और ये किसमें बोई जाती है? ग्रीष्म काल। ये बोई जाती है हमारी किसके अंदर? शीतकाल में। रबी की फसलें कहाँ बोते हैं? शीतकाल में, क्योंकि इसमें क्या भाई, इसमें भी 2 ही नाम हैं, और इसमें कितने हैं? ग्रीष्म, गर्मी की गर्मी होगी ना, ये शीतकाली है, ये गर्मी की फसलें हैं। और जायद की फसलें क्या? दोनों के साथ बोई जाती है। जब इनका समय समाप्त हो जाता है, जो बचा हुआ समय होता है वो दोनों के साथ बीच की फसलें होती है, दोनों के साथ बोई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो भी, बुआई की अवधि अगर बात करें, ये अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है। गर्मी की फसलें अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। और जायद की फसलें जून जुलाई में ही बोई जाती है, लेकिन इनकी अवधि कम होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? 2 वर्ड और 3 वर्ड। रट्टाफिकेशन से बेहतर क्या है, इसको समझो, इसमें किस प्रकार इसका पैटर्न है। क्योंकि रट्टाफिकेशन से आप याद करोगे फिर दोबारा भूल जाओगे, फिर वही चीज़ें हो जाती है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, क्या करना है? चीज़ों को समझना है, ठीक है। सबसे पहले रबी की फसलों में हमारी कौन सी फसल आती है भाई? जैसे गेहूं की फसल लेते हैं, रबी की फसलों में अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं, और मार्च अप्रैल तक इसको काट दिया जाता है। ये बोई कहाँ जाती है? जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की मात्रा अत्यधिक होती है, रबी की फसलें वहाँ बोई जाती है। जैसे आपका कहाँ बोई जाती है? ये उत्तरी भारत का मैदान और तटीय जो प्रदेश है, इनके अंदर ये फसल बोई जाती है। दूसरी जो फसल है वो आर्द्र क्षेत्रों में बोई जाती है, जैसे चावल है, गन्ना है। उनके लिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। वो किन प्रदेशों के अंदर, या फिर सिंचाई का जहाँ संसाधन ज़्यादा है वहाँ भी उन फसलों का उत्पादन आजकल किया जाने लगा है। जैसे हरियाणा, पंजाब है, कुछ राजस्थान का पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। यहाँ पर आर्द्रता नहीं है, लेकिन सिंचाई की सुविधाएँ क्या है? ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये फसलें बोई जाती है, ठीक है। सबसे 2 तरह की फसलें हैं भारत के अंदर। एक खाद्य फसलें होती है खाद्यान्न के लिए, और दूसरी कौन सी है? व्यापारिक फसलें आती हैं। अब ये भी एक तरीका है याद करने का। खाद्यान्न फसलों को अलग तरीके से याद कीजिए और व्यापारिक फसलों को अलग तरीके से याद करेंगे तो क्या है, आसान हो जाता है स्टडी करना।
तो सबसे पहले हमारी जो इसमें खाद्यान्न फसलों में आती है वो क्या आती है, नंबर 1 पे कौन सी फसल आती है भाई, चावल की फसल आती है ना। चावल भारत की सबसे प्रमुख जो फसल है वो कौन सी है, चावल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग खाने में किसका प्रयोग करते हैं, चावल की फसल का प्रयोग करते हैं। और चावल जो उष्णकटिबंधीय पौधा है, जो इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं भाई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही किस्मों को हम जानते हैं जिनका हम यहाँ उत्पादन करते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो कितने प्रकार के चावल होते हैं, 3000 प्रकार के चावल है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पौधा है कि ये, और इसके उत्पादन के लिए क्या होता है भाई, समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा होना चाहिए क्षेत्र। मोस्टली ये वहीं की जाती है जहाँ समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2000 होती है, क्योंकि समुद्र तल से अगर ऊंचाई कम है तो क्या होगा, वो आर्द्र प्रदेश हो जाएगा। आर्द्र प्रदेशों में के बजाय ये कहाँ कौन सी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल इसको कहा गया है, ठीक है। और मुख्यतः क्या अभी चावल मूल रूप से खरीफ फसल है, ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। और कुछ एक स्थान ऐसे हैं जैसे आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और असम का जो पार्ट है, यहाँ पर 3 फसलें ली जाती है चावल की। कौन कौन सी है वो, अमन, ओश और बोरा। एक वर्ष में 3 फसलें इन्हीं क्षेत्रों में ली जाती है। और ये पूछा भी जाता है कि पश्चिम बंगाल में चावल की जो फसलें हैं, अगर 3 एक किसी का नाम दे दिया जाए, कौन सी फसल पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है, इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा, एक अलग नाम दे दिया जाएगा, तो इनमें से कौन सी फसल का चुनाव, एक फसल का चुनाव कीजिए जहाँ पर क्या है भाई, जो जिसका मिलान सही नहीं है, तो पश्चिम बंगाल का नाम दे दिया जाए, क्वेश्चन बना दिया। इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बोने के लिए लगभग क्या होता है भाई, मौसम कैसा होना चाहिए, भारत के क्या होता है 62% पार्ट पे खेती की जाती है, यानी 47% पे भाई, 62 नहीं 47% पे किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। इसके वर्धन काल के लिए क्या होता है भाई, जब ये बोया जाता है तो तापमान कितना होना चाहिए, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। जब इसको लगाया जाए तो 25 डिग्री से लेकर के कितना 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना इसमें ज़रूरी है। जिन क्षेत्रों में ये टेम्परेचर नहीं होता है वहाँ पर ये खेती नहीं की जाती है, ठीक है। और इसके लिए कितना 150 से लेकर के 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर किसकी आवश्यकता है, वर्षा की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है भाई, जब भारत के जो कृष्णा है, गोदावरी है और महानदी है, इनके डेल्टाई भागों में खेती की जाती है। इधर गंगा का जो घाटी है, इधर असम की जो घाटी है ब्रह्मपुत्र नदी की, उनके अंदर भी ये खेती की जाती है और वहाँ पर ये गहन खेती के रूप में की जाती है, ठीक है। तो भारत की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में कितना प्रतिशत होता है अभी, प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल भारत के अंदर लगभग 16% चावल उत्पादन करता है, ये एक स्थान पे आता है। दूसरा स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का आता है। यूपी इससे कम करता है थोड़ा सा, कितना आ गया यूपी 13% करता है। उसके बाद पंजाब आता है, पंजाब कितना करता है 11%। भारत के प्रथम 3 राज्य है जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करते हैं, कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल 16%, यूपी 13% और पंजाब 11% इसका उत्पादन करता है, ठीक है। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर चावल की 2 फसलें ली जाती है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर चावल की एक ही फसल उत्पादित की जाती है, ठीक है। वो किसके आधार पर है, क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर है और जल उपलब्ध संसाधनों के आधार पर है, या भूमि की उत्पादकता के आधार पर है। या भूमि की उत्पादकता अच्छी नहीं है तो वहाँ चावल की खेती कम की जाएगी। अगर बात करें हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर एक एक फसलें ली जाती है क्योंकि भूमि की इतनी उत्पादकता नहीं है, क्योंकि यहाँ बाढ़ें नहीं आती है। जहाँ बाढ़ें आती है वहाँ पर क्या होता है, हर साल नया मटेरियल डिपॉजिट होता है और उत्पादकता बरकरार रहती है। दूसरी जो फसल आती है भारत की वो कौन सी होती है, नंबर 2 पे जो फसल है वो क्या है, गेहूँ है। मुख्य खाद्यान्नों की बात करेंगे, पहला मुख्य खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ कौन सा है, चावल है। दूसरा कौन सा आता है, गेहूँ आता है। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ के लिए भारत विश्व का 12.7% गेहूँ उत्पादित करता है, ठीक है। गेहूँ में 2 फसलें होती है। गेहूँ 2 प्रकार का है, एक सफ़ेद गेहूँ होता है और दूसरा रेड कलर का गेहूँ है। जो सफ़ेद गेहूँ है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है और उसकी जो रोटियां होती है वो काफ़ी अच्छी बनती है, ब्रेड है, बिस्किट है, इससे बनाए जाते हैं। दूसरा जो है क्या है, जो गेहूँ आता है वो रेड कलर का होता है, उसका उत्पादन जो है कम होता है
और वो ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर सिंचाई के साधन कम पाए जाते हैं। जैसे दक्षिणी भारत का पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीप प्रदेश ये स्थान है, यहाँ पर ये गेहूँ की जाती है, गेहूँ खेती की जाती है। और इसकी जो रोटियाँ हैं वो लाल कलर की आती है। इसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में कम किया जाता है, लेकिन जहाँ खाद्यान्न की कमी है वहाँ पर इसका उपयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो इसके बोने के लिए समय क्या होता है भाई, सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत है। और इसके वर्धन काल के लिए क्या होता है, इसमें ये बढ़ जाता है, फिर ये कितना हो जाता है, 15 से 25 हो जाता है, 15 से 20 हो जाता है। और जब काटते हैं तो इसको क्या हो जाता है, ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसके लिए ज़रूरत होती है। बोया जाएगा तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में, वर्धन काल के लिए इसके लिए 15 से 20, और जब इसको जब पक जाएगा तो काटेंगे जब इसको, कितना हो जाएगा वो 25 से 27 डिग्री से इसमें सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर उसमें होता है। हमारे यहाँ पर देखते हैं मार्च अप्रैल में जब इसकी हम कटाई करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उस समय क्या टेम्परेचर क्या होता है, 25 से 27 से 30 तक चला जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर होता है भाई, गेहूँ एक दोमट मिट्टी में होता है, और सुअपवाहित क्षेत्र जहाँ होगा, जहाँ समतल मैदान होंगे वहीं पर गेहूं की खेती की जाएगी। जिन क्षेत्रों में सुअपवाहित क्षेत्र नहीं है वहाँ पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो भारत में दो ये जो है, एक भारत में सामान्यतः एक मकरोनी नाम का गेहूँ पाया जाता है भाई। मकरोनी जो रेड कलर का होता है वो दक्षिणी भारत में बोया जाता है, ठीक है। वो थोड़ा चिड़ा कलर का चिड़ा होता है, और उसको जो उसका टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो कम बोया जाता है। तो भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं के अनेक नई बोनी प्रजातियां रखी। सबसे पहले इसमें लरमा रोजो होती है, एक लरमा रोजो नाम की एक प्रजाति, ये यहाँ पर गेहूं लेके आए थे, जिसका फिलीपींस और मैक्सिको जो है कंट्री, वहाँ से बीज लेके आए, और भारतीय किसानों ने इसका भरपूर उत्पादन किया है। कि जो भारत के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इसकी जो वर्धन था पहले क्या था, 4 से 5 फीट हो जाती थी ये गेहूँ, इसका बदल दिया गया पैटर्न, और क्या कर दिया गया, अभी ये 2.5 से 3 फीट तक ही इसका वर्धन समय होता है। ये बढ़ती 2.5 से 3 फीट ही है, 2.5 से 3 फीट, इसलिए इसको और कम किया जा सकता है। लेकिन 2.5 से 3 फीट क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इसके नीचे का जो मटेरियल बचता है वो पशुओं के चारे के लिए रखा जाता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है ना। और गेहूं की फसल नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हाइट की नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, शीतकाल में वर्षा होती है और वो क्या कर देती है, इसको गिरा देती है। जब ये फसल गिर जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है। उसको ध्यान में रख के चीज़ें तैयार की गई है। दूसरी इसमें फसल आती है आपकी सोनारा। सोनारा इसी की गेहूं की प्रजाति है। लरमा रोजो, सोनारा और मेवा, S227, नौरीन, ये बोनेपन की फसलें हैं। भारत में ये जो पार्ट हमारा है, यहाँ पर कुछ फसलें बोई जाती है जिनको हम यहाँ की देसी गेहूँ कहते हैं। वो उत्पादन में कम होती है, स्वादिष्ट होती है, लेकिन उत्पादन में कम होती है, ठीक है, और रेट भी उसका महंगा है। लेकिन अत्यधिक उत्पादन के लिए क्या करते हैं भाई, बोनी फसलों का ही मोस्टली प्रयोग किया जाता है। और गेहूं की फसल का अगर बात करें तो पीला कीट, भूरा कीट, काला कीट, इसमें रोग लगते हैं। जो रोग है इसके अंदर रोगों की, जो बोनी जो फसलें बोई गई इसके अंदर रोगों की क्षमता, रोगों को रोकने की क्षमता कम है। और जो हमारी देसी जो फसलें होती है उसमें रोगों को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन के लिए क्या करते हैं, हम बोनी फसलों का ही प्रयोग करते हैं। और गेहूं के उत्पादन अगर 2018 से 19 का डाटा देखें तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश का। ये भारत के अंदर कितना गेहूं उत्पादन करते हैं भाई, 32%। यूपी जो है क्या करता है, 32% भारत का गेहूं उत्पादित करता है। दूसरा स्थान किसका आता है भाई, पंजाब का आता है। पंजाब की अगर बात करें तो कितना, 18%। और तीसरा स्थान एमपी का आता है भाई। हरियाणा चौथे स्थान पे आता है। और मध्य प्रदेश कितना करता है, 15%। और ये मोस्टली किनके, नदी घाटी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जहाँ पर जलोढ़ मृदा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, उपजाऊपन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये खेती की जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी मुख्य फसल थी। तीसरी जो मुख्य फसल आती है भारत के अंदर कौन सी है भाई, खाद्यान्न में जिसका प्रयोग किया जाता है, बाजरा आता है, उससे पहले कुछ और भी आता है। हमारे यहाँ पर बाजरा होता है, लेकिन तीसरे नंबर पे जैसे मोटे अनाज में पहले बाजरा आता है, उसके बाद
कौन आता है? चना, दाल उसमें प्रयोग किया जाता है, जो नहीं है मक्का आता है। ठीक है, चलो पहले आपको बाजरा ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ज्वार, बाजरा और मक्का, और मक्का, ज्वार जो एक खाद्यान्न फसल है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्वार का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता, केवल पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो पार्ट आता है किसमें, मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, यहाँ पर ये क्या है, खाद्यान्न फसल है। ज्वार एक खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और ये जो है अमेरिकी मूल का पौधा है। ठीक है ना, तो इसको 17वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाया गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र था कृषि विहीन रहता था। इस क्षेत्र के अंदर ज्वार यहाँ लेके आई गई, मक्का लेके आए गए थे। ज्वार जो है, ज्वार भी बाहर से लाया गया बीज है। ठीक है ना, ज्वार का बीज भी बाहर से आया है। और उत्पादन की अगर बात करें तो वर्धमान काल की बात करें तो यहाँ पर 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए क्या होना चाहिए, आवश्यक है। ये मोस्टली उन्हीं प्रदेशों में किया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। जिन क्षेत्रों में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में क्या किसकी बिजाई की जाती है, ज्वार की बिजाई की जाती है। ठीक है, दूसरा बाजरा भी एक क्या है, इसी प्रकार की फसल है। ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में सबसे पहला स्थान किसका आता है, महाराष्ट्र का। भाई ज्वार उत्पादन में अभी महाराष्ट्र नहीं, पहले महाराष्ट्र था, अभी 2018-19 के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा कौन आ गया, अभी कर्नाटक आ गया है। कर्नाटक का पहला स्थान है। ये देश के अंदर 24% क्या करता है, ज्वार उत्पादित करता है। और सेकेंडरी क्या आता है, महाराष्ट्र का स्थान आता है। महाराष्ट्र देश के अंदर कितना, 22% इसका उत्पादन करता है। और तीसरा स्थान किसका आता है भाई, तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु कितना करता है, 12%। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत में प्रथम उत्पादन, द्वितीय उत्पादन, तृतीय उत्पादन या प्रथम 3 उत्पादन जो उनके बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर भी 12% ज्वार का उत्पादन किया जाता है। दूसरा बाजरा आता है। भाई बाजरा एक अफ्रीकी मूल का पौधा है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर क्या होता है, मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरा अफ्रीका की। और बाजरा को गरीबों का पोषण आधार कहा जाता है, पोषक तत्वों की इसमें अधिकता होती है। ठीक है ना, तो ये पोषण आधार है। अफ्रीका मूल का जो एक पौधा होता है ये बाजरा, और भारत के उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है भाई, वर्षा कम होती है, सिंचाई की उपलब्धता कम है, या भूमि की उत्पादकता वहाँ पर कम होती है, उन क्षेत्रों में बाजरा की खेती की जाती है। तो अफ्रीकी मूल का पौधा है ये, उष्णकटिबंधीय 25 से 35 डिग्री से यहाँ पर टेम्परेचर, और 40 से 45 डिग्री क्या होना चाहिए, तापमान जहाँ होता है, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे बाजरा नॉर्थ इंडिया के अंदर एक मिश्रित फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर एक फसल बो दी गई है, उस फसल के बीचों बीच में क्या करते हैं, बाजरे का बीज की बुआई की जाती है और उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तीसरा बाजरा की अगर देखते हैं तो सबसे 2018-19 के आंकड़ों में बाजरा में सबसे पहले कौन आता है भी, राजस्थान का नाम आता है। ये देश का कितने प्रतिशत बाजरा उत्पादित करता है, 44%, क्योंकि यहाँ शुष्कता ज़्यादा है, तापमान अधिक है और वर्षा कम है। तीनों ही चीज़ें इसकी यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद यूपी का स्थान आता है भाई, यूपी 20% बाजरे का उत्पादन करता है। पश्चिमी जो यूपी है यहाँ पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है, पश्चिमी दक्षिण यूपी के अंदर। और तीसरा स्थान किसका आता है भाई, हरियाणा। हरियाणा के अंदर 10% बाजरा उत्पादित किया जाता है। मोस्टली फसलों में हरियाणा का जो स्थान है चौथा आता है, चौथा पांचवा आता है, लेकिन बाजरा उत्पादन में हरियाणा क्या है, तीसरे स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो स्थान इसका नाम आता है मक्के का। मक्का भी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, अफ्रीकी मूल का पौधा है, और ये अफ्रीका के अंदर बोया जाता है मोस्टली, और यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा लेके आया गया। इसके लिए क्या होता है भाई, मक्का को क्या कहा जाता है भाई, कोरन। और दुनिया में विभिन्न प्रकार की कोरन पाई जाती है, कच्ची कोरन है, पक्की कोरन है, कई कलर इसके पाए जाते हैं, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, येलो है और वाइट है, काफ़ी प्रकार की कोरन है। हमारे यहाँ पर एक ही प्रकार की येलो टाइप की कोरन यहाँ लगाई जाती है, मक्का लगाया जाता है, और वो भी मोस्टली किसके लिए, पशुओं के चारे के लिए। हम मक्के का उत्पादन करते हैं पशुओं के चारे के लिए, लेकिन
कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इसका उपयोग किसके रूप में, खाद्यान्न के रूप में भरपूर किया जाता है भाई। तो ये जो फसल है इसमें स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है भाई। मक्का जो है ग्लूकोज और स्टार्च की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा है। ब्रेड, बिस्किट और अन्य जो खाद्यान्न पदार्थ है वो इसमें इसे तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग हम क्या किसके लिए, खाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली ब्रेकफास्ट के लिए करते हैं। तो खरीफ की फसल है ये। 21 से 27 डिग्री इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है और 40 से 45 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन नक्षत्रों में 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहता है मोस्टली और वर्षा 40 से 45 डिग्री सेंटीमीटर होती हो, उन नक्षत्रों में क्या होता है भैया, उन नक्षत्रों में क्या करते हैं, इसकी बुआई की जाती है और इसको उत्पादित किया जाता है। तो उसके बाद जो स्थान आता है वे किसका आता है, भारत के अंदर मक्का उत्पादन में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे पहले कौन, कर्नाटक का स्थान आता है भाई। कर्नाटक देश का सबसे ज़्यादा मक्का पैदा करता है। ज्वार भी कौन पैदा करता है, कर्नाटक ही करता है, और मक्का भी कर्नाटक करता है। मक्का कर्नाटक के अंदर 13%, इसका प्रतिशत वैसे फसलों में कम रहता है। दूसरा मध्य प्रदेश एमपी आता है, ये भी लगभग 13%, ये 13.3 है, तो ये पूरा 13% के लगभग करता है। और तीसरा जो स्थान आता है किसका आता है, बिहार का आता है। बिहार 11%, बिहार के अंदर 11% मक्का उत्पादित किया जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें क्या आता है भाई, जौ। जौ भी क्या है, एक खाद्यान्न फसल है। नॉर्थ इंडिया में जौ का उत्पादन किया जाता है लेकिन खाद्यान्न के रूप में नहीं। यहाँ पर क्योंकि गेहूँ और चावल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं तो इसके लिए जौ और मक्के के लिए यहाँ खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जौ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और ये भी एक गरीबों का आहार ही माना जाता है। गरीब इसका बहुत उपयोग करते थे उस समय के अंदर। जौ को पहले कूटा जाता था, उबाला जाता था और फिर छिलके उतार करके उसको बना के खाया जाता था। इस प्रकार का सिस्टम था इसका। और इसके लिए 10 डिग्री से 18 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री से 18 डिग्री टेम्परेचर, और वर्षा की अगर बात करें तो 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा जल की उपलब्धता जिन नक्षत्रों में होती है वहाँ पर जौ का उत्पादन किया जाता है। और जौ की अगर बात करें तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में जो भूमि गेहूं और चावल के लिए उपयुक्त नहीं है, तीसरा स्थान किसको दिया जाता है, जौ को दिया जाता है, ठीक है। चौथा जो मुख्य जो फसल आती है हमारी कौन सी आती है भाई, रागी आती है। रागी का नाम सुना है, रागी एक मोटा अनाज है। राई नहीं, रागी, हाँ राई आपने सुना है। राई तो आपकी जो सरसों है उसी का एक सब वो है, ठीक है ना, क्योंकि राई का प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता, तेल के लिए किया जाता है और अचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रागी जो है भाई ये शुष्क प्रदेशों में बोई जाती है। लाल, काली, बलुई और दोमट, हल्की दोमट मिट्टी है उन क्षेत्रों के अंदर रागी बोई जाती है। मोस्टली रागी का जो पार्ट कहाँ आता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आता है। रागी एक मोटा अनाज है। जिन नक्षत्रों में जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उत्पादन कम है और भरण पोषण पेट बढ़ने तक की समस्या जिन नक्षत्रों में होती है वहाँ पर मोटा अनाज के रूप में किसका प्रयोग, रागी का प्रयोग किया जाता है भाई। तो रागी के प्रमुख उत्पादक में कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन स्थानों का ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर कुछ पार्ट यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है यहाँ पर रागी बोई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आती है भाई, दलहन फसलें आती हैं। रागी के बाद क्या है, जिन फसलों से दाल बनाई जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं वो, चना है, मूंग है, उड़द आगी है और क्या आता है इसके अंदर, अरहर, राजमा, सोयाबीन और क्या आता है, अच्छा ETC, ठीक है। मोठ आती है,
मसर आती है, मूंग के ही तरह होती है मोठ, ठीक है ना। तो इनके ये जो दालों का जो क्षेत्र है ये मोस्टली कहाँ भी किया जाता है भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का जो पार्ट है यहाँ पर ये बोई जाती है। जिन क्षेत्रों में भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए क्या करते हैं हम, इनका प्रयोग करते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भूमि के अंदर स्थित नाइट्रोजन की स्थिरता कम हो जाएगी, उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक फसल चक्र के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और दलहन फसलों से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनसे तेल भी निकाला जाता है, और कुछ फसलें ऐसी जिनसे सिर्फ क्या करते हैं, मूंगफली भी क्या आती है हमारी दलहन फसलों में आती है एक से, क्योंकि उससे हम तेल निकालते हैं, तेलीय फसलें होती है, मूंगफली का भी, तिल भी इसी के अंदर आता है। हरियाणा में तो केवल ये 7-8% इसका उत्पादन किया जाता है फसलों के रूप में सबसे ज़्यादा, और वो भी महेंद्रगढ़ का जो एरिया है इस क्षेत्र में बोई जाती है। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जो एरिया है जहाँ शुष्कता अधिक है, ठीक है ना, रेतीली भूमि है, उन क्षेत्रों के अंदर बोई जाती है। और धान, इंडो आर्यन, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें हम पढ़ चुके हैं। चने की अगर बात करें तो चना एक उपोष्ण कड़ी में ये पौधा है, ये भी एक चना जो आता है किसके अंदर आता है, ये दलहन के अंदर आता है। इसका प्रयोग डायरेक्ट रूप से भी कर सकते हैं, दाल के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे हम क्या बनाते हैं भाई, इसका जो आटा तैयार किया जाता है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। चना के अंदर भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये चीज़ें पाई जाती है, और मोस्टली पशु आहार के लिए भी चने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्षा ऋतु, जहाँ पर ये वर्षा ऋतु आधारित फसल होती है, जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, उन्हीं क्षेत्रों में चना की बिजाई की जाती है, ठीक है ना। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का स्थान आता है भाई सबसे ज़्यादा। हरित क्रांति आने के बाद, पहले हरित क्रांति आने से पहले हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी के अंदर क्या होता था, मोस्टली चने की बिजाई की जाती थी। लेकिन हरित क्रांति आई तो क्या हुआ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो पार्ट था यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरी फसलों का उत्पादन किया गया, भूमि को सुधारा गया, यहाँ की भूमि सुधार योग्य थी, सुधारा गया और उत्पादन बढ़ा दिया गया। तो चने का जो उत्पादन था वो यहाँ पर कम हो गया है, ठीक है। आजकल सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में या कुछ गुजरात का जो पार्ट है यहाँ पर चने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक जो था भारतीय कृषि थी, और भारतीय कृषि के अंदर हमने सिर्फ कौन सी फसलें की है, खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में भारत की जो मुख्य फसलें हैं जिनका हम व्यापारिक के रूप में करते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, व्यापार क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है ना।